2016-17 में एक शो आया था बहू हमारी रजनीकांत, और उसमें एक रोबो बनी थी बहू, जिसमें सुमित कौल भी थे, हम सबने देखा हुआ है। लेकिन आज सुमित कुछ नया लेकर आए हैं, जहां पर आपको पूरी तरह से AI से बनी हुई एक बेटी दिखेगी। और सुमित जो यहाँ पे कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सुमित, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और मैंने सुना है कि आप बहुत कुछ मिसयूजिंग वाला करने वाले हैं कुछ उस AI को कैसे आप मिसयूज करने वाले हैं, कुछ इस तरह का है? नहीं, मेरे हिसाब से मैं मिसयूज नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मेरे हिसाब से परेश परमार जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से पूरी दुनिया जो है वो लोग जो हैं वो कीड़े मकोड़े हैं। और इस जीवन में अगर किसी का सिर्फ एक ही चीज़ आगे बढ़नी चाहिए, वो है जो इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग से तेज़ है और जो नई नई चीज़ों का इजाज़ कर सकता है, उसे दुनिया पर हुकूमत करनी चाहिए। और वो मैं हूँ जी। तो मुझे करनी चाहिए हुकूमत। बाकी लोग मैं लीडर हूँ, बाकी लोग फॉलोअर्स हैं, ठीक है, वो जैसा मैं कहूँ वैसा करें। तो मैं अपनी, वो कहते हैं ना, कुछ लोग अपनी ही दुनिया में जी रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा उस तरह का है। वो मेगलोमेनियाक जो कहते हैं जी। ये अपनी ही दुनिया में हाइपर एम्बिशियस, जो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी इंसान है ये जी। तो ये उस तरह का आदमी है और ये विज्ञान का यूज़ करना चाहता है। अच्छा, अपनी तरीके से। हाँ, और सिर्फ अपने लिए। अब बाकी लोग सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है मतलब हमारा क्या होता है, तुम हो कौन तो ये उस हिसाब का है आप। लेकिन जैसे आप बहू हमारी रजनीकांत का आपने जिक्र किया, और अब हम ये शो लेकर आ रहे हैं, और काफ़ी लोग शायद हो सकता है ये बोलें कि अरे देखो टीवी पर पहले हमने रोबोट को देखा हुआ है और ये अब आप फिर से AI का जिक्र कर रहे हैं या रोबोट का जिक्र कर रहे हैं। इसमें ना एक फ़र्क है लेकिन जी। क्योंकि वहाँ पर आप एक ऑल्दो कई चीज़ें जो उसमें दिखाई गई हैं, कुछ चीज़ें आजकल शायद दिखने भी लग गई हैं, होने भी लग गई हैं उससे, तो दे वर लिटिल बिट अहेड ऑफ देयर टाइम्स। और उस हिसाब वो एक सिमिलैरिटी यहाँ पर है कि वी आर अहेड ऑफ आवर टाइम्स, कि हम पहले शो हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बात कर रहे हैं, यू नो। लेकिन ये शो, हमारा शो जो है ना, वो स्पेसिफिकली उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि आप रोबोटिक्स, टेक्नोलॉजी और AI के बारे में बात कर रहे हैं। उसको एक टूल की तरह देख रहे हैं कि कैसे एक ही चीज़, जैसे वो कहते हैं ना कि एक दो भाइयों के पास साइकिल आ गई जी। अब साइकिल जो है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला टूल है जी। राइट जी। तो एक भाई जो था वो बहुत ज़्यादा, उसने कहा मैंने इतना पैसा खर्च किया है इस पर, तो मैं उसको घर पे रख के उसने माला चढ़ा दी और रोज उसकी पूजा करता था कि अरे 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 यू नो मैं खरीद, थैंक यू भगवान कि मैं उसका उसको अरे ख़राब हो जाएगी चलाऊंगा तो। और दूसरे भाई ने साइकिल के साथ एक छोटा सा एक डिब्बा पीछे बना दिया और साइकिल से एक रिक्शा बना दी, एक साइकिल रिक्शा बना दी। तो दो लोग एक ही टूल का इस्तेमाल अलग तरह से करते हैं जी। एक इंसान है जो उस टूल के भय में रहता है और दूसरा इंसान उस टूल का इस्तेमाल करता है। आज के टाइम में भी अगर आप AI का भी जिक्र करते हैं, रोबोटिक्स का जिक्र करते हैं, तो लोग जो इसके बारे में जानते नहीं है, काफ़ी लोग इससे घबराहट में रहते हैं, अरे ये क्या है जी। लोग सिर्फ AI के बारे में ही सोचा, अरे यार गवर्नमेंट को हमारे बारे में पता चल जाएगा, कंपनीज को हमारे में, वो सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं। लेकिन हम ये नहीं रियलाइज़ करते हैं कि आज की तारीख में जब मैं फ़ोटो ले रहा होता हूँ अपने फ़ोन के कैमरा के साथ, तो मुझे फोकस नहीं करना पड़ता, कैमरा जो है वो खुद फोकस कर लेता है, राइट। मैं क्या कहते हैं, मुझे अगर किसी को कॉल करना होता है, मैं सिर्फ कहता हूँ कि यार मेरी बेटी को फ़ोन लगा दो, मेरी बीवी को फ़ोन लगा दो, फ़ोन लग जाता है जी। ये सब क्या है, ये AI है जी। तो AI से सहूलियतें ही बढ़ेंगी क्योंकि वो टूल है। किसी भी टूल से आप सहूलियत बढ़ाते हैं। एक वक्त था जब हम एक क्या कहते हैं वो लैंडलाइन फ़ोन होता था जी, राइट। अब मोबाइल हो गया, यानी अब मेरी सहूलियत बढ़ गई, अब मुझे एक जगह बैठकर बात नहीं करनी पड़ेगी, मैं एक जगह कहीं भी जा सकता हूँ। अब उसका इस्तेमाल मैं कैसे करूँगा वो मुझ पर है। जैसे कि परेश परमार जो है वो इसका इस्तेमाल अपने तरीके से करता है, और हमारी जो जननी है वो इसका इस्तेमाल
अपनी बेटी की जान बचाने के लिए करना चाहती है। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है उसमें। वो शायद उससे वो बहुत पहले दूर भी हो चुकी थी, वो साइंस और विज्ञान से बहुत पहले दूर हो चुकी थी। लेकिन आज की तारीख में जब एक माँ के ऊपर एक विडंबना आती है कि यार मैं शायद अपनी बेटी को खो दूं, इससे बड़ा भय क्या हो सकता है किसी माँ के लिए। तो वो फिर जाके उसी AI का, उसी टूल का इस्तेमाल एक अलग वजह से करती है, किसी अपनी बच्ची को एक नया जीवन दान देने के लिए करती है। और मैं जो हूँ अपने जीवन को और ज़्यादा सफल बनाने के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये बताइए, जब आपने एक रोबो बहू वाला जो शो किया था, कभी आपने सोचा था कि फ्यूचर इतना ज़्यादा AI पे बेस्ड हो जाएगा और बच्चा बच्चा AI की बातें करेंगे, शोज़ बनने लगेंगे, बेटी पैदा होगी AI से, या फिर इस तरह से ग्राफिक्स जो हम देखते हैं कि हमारी फ़ोटो ऐसी दिख रही है लेकिन AI से जब बनती है तो क्या दिखती है। सो ये वाला थिंकिंग, मतलब हम इतने साल पहले, और आप उसके पार्ट रह चुके हैं और आज भी आप एक ऐसे शो के पार्ट हैं जो AI से है, तो कभी आपने सोचा था कि हम फ्यूचर बना रहे हैं? ये तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इगोइस्टिक हो जाए कि मैं फ्यूचर बना रहा हूँ, ऐसा तो कोई आर्टिस्ट नहीं सोचता। बट यू आर राइट। अब काफ़ी चीज़ें जो हम देखते हैं ना, जो बाद में हमें दिखाई देती हैं, वो एक तरह से आर्ट में पहले दिख चुका होता है। जैसे वो एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी, वो बैक टू द फ्यूचर, एक फिल्म आई थी बहुत पुरानी, जिसमें टाइम ट्रैवल किया जा रहा है। तो आपने कितने साल पहले उसका एक जिक्र किया है जी। अब वो कभी आगे जाके शायद सच्चाई हो जाए, बट वो आपने उसका एक हिंट दे दिया एज एन आर्टिस्ट, एज कंटेंट क्रिएटर्स, आप उसका एक हिंट दे देते हैं। वो सच में हो जाए, उसके पीछे बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा काम होता है जी। तो मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मतलब मुझे समझ में आ रहा था कि जैसे इंटरनेट आ गया तो आपने देखा, अरे कि अब मुझे सिर्फ किताब एनसाइक्लोपीडिया खोल के सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मैं फ़ोन पे अपना इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आपको ये चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिखती हैं, तो लगता है कि किसी ना किसी पॉइंट पर AI जैसी चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों का महत्व हमारी ज़िंदगी में बढ़ेगा। लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा ये नहीं सोचा था मैंने, और पिछले 3-4 साल में तो बहुत ही जल्दी चीज़ें बदल रही हैं, और ये ऐसे ही होता रहेगा। तो अभी हमारे ऊपर है कि हम उससे घबराएं या उसको एक चैलेंज की तरह देखें और उससे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। क्या रीज़न था सुमित, जब आप एक 4 साल बाद इस शो को चूज़ कर रहे हैं? पहले तो मुझे जानना है, टेलीविज़न से दूरी की वजह, आप वेब कर रहे हैं, मेमोज कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, ब्रेक नहीं लिया है, करियर से ब्रेक नहीं है, बट टेलीविज़न से एक छोटा सा ब्रेक आपने लिया, तो उसके पीछे क्या रीज़न थे? तो जैसा आपने कहा ब्रेक, मैं उसको नहीं कहूँगा। मैं कई लोग ना, जब मैं शुरुआत की थी मैंने अपने करियर की, तो लोग बोलते थे कि नहीं, अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा इस तरह से, या इन चीज़ों पर करना पड़ेगा, आपको इस तरह से लोगों से मिलना पड़ेगा, या ये चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। कि कई लोग मुझे बोलते थे कि अगर आपको फिल्में करनी है तो आपको टीवी नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे फिल्म मेकर्स जो हैं वो शायद टीवी को बहुत ज़्यादा अच्छी नज़रों से शायद न देखें या कुछ। तो मैंने कहा, देखिए, मैं एक अभिनेता हूँ, मेरा काम है कैमरा के सामने अभिनय करना और किरदार को सामने, ऑडियंस के सामने लाना। मुझे वो मौका मुझे थिएटर में भी मिलता था, मुझे वो मौका टीवी ने भी दिया, और मुझे फिल्म में भी मिलेगा जी। जब मिलना होगा तब मिलेगा। तो मेरे पास जो काम आया मैं उसे करता गया। और एक काफ़ी लंबा फेज था जब मुझे टीवी पर बहुत कमाल के पार्ट्स करने को मिले। चाहे वो पेशवा बाजीराव जैसे शो में मैंने एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर, या शोका में हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले किया, या फिर जैसा आप कह रही हैं बहुमारी रजनीकांत में एक थोड़ा सा पगलेट सा मामा प्ले किया, या नज़र में एक डायन हंटर, एक बहुत ही संजीदा किस्म का इंसान प्ले किया, या अब यहाँ पर परेश परमार किस्म का। तो टीवी ने मुझे बहुत कमाल के किरदार दिए हुए हैं, तो मैंने तो कभी मना नहीं किया टीवी के लिए। बट समहाउ आई थिंक वो जो
नज़र जैसे कंप्लीट हुआ मेरा, उसके बाद आई थिंक लॉकडाउन लग गया था, और उसके बाद मुझे संजोग कह लीजिए कि मुझे कुछ पार्ट्स आ गए, वो तनाव शो जो आया तो वो उसमें, और उसमें फिर वक्त देना पड़ गया काफ़ी वक्त, और एक पर्टिकुलर लुक मैंने उसमें रखा हुआ था, तो उस लुक में और कोई कास्ट ही नहीं कर रहा था, तो ये मैंने पर्पसली कोई ब्रेक ऐसा नहीं लिया। उसके बाद फिर वो अफवाह फिल्म हुई, फिर आर्टिकल 370 हुई जो तो ये हो गया अपने आप, और जब वापस टीवी पर आना था तो वो भी अपने आप ही हो गया। बट फिल्मों में भी आपके रोल बहुत सॉलिड रहे हैं। हाँ मतलब ये खुशनसीबी रही है कि इंटरेस्टिंग पार्ट्स रहे हैं। ये भी एक कहानी है, क्योंकि जब हैदर में पहली बार मैंने विशाल जी के साथ काम किया था तो लोगों ने कहा था अच्छा अब तो बस देखना आपको सिर्फ कश्मीरियों के और पाकिस्तानी कैरेक्टर्स ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मिलेगा तो मिलेगा, तो बता लेकिन आपको घबराहट नहीं होती है कि टाइप कास्ट हो जाएंगे? तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर इसमें परेश परमार कर रहा हूँ तो उसमें भी वो मेरे को परेश परमार ही बना रहे हैं। है ना? ठीक है, हो सकता है कि ये इंसान जो है कश्मीर से आता है तो वो मेरे लुक की वजह से मुझे एक दूसरा कश्मीरी कैरेक्टर दे, पर वो इंसान तो अलग है ना। मतलब आप हिंदुस्तानी हैं और मैं हिंदुस्तानी हूँ, पर हम एक किस्म के इंसान तो हैं। बिल्कुल नहीं। तो मुझे कभी उस चीज़ का कभी डर नहीं लगा। जब भी मुझे और आज की तारीख में भी अगर आप मेरे सारे फिल्मोग्राफी अगर आप देखेंगे, फिल्म्स देखें, वेब देखें, काफ़ी सारे फिल्म्स हैं जिनमें मैंने कश्मीरी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, लेकिन उनको देख के आपको कभी नहीं लगेगा ये दो इंसान एक हैं। वही तो मेरा काम, वही तो एक्टर का वही होता है, स्किल होता है किस तरह से इस कैरेक्टर को उससे अलग करें और प्ले करें। बिल्कुल, एंड आल्सो क्रेडिट टू द राइटर एंड द डायरेक्टर ऑफ द शो, जो आप सेम नहीं बनाना चाह रहे हैं, आप एक एडवांटेज लेना चाह रहे हैं कि अच्छा ये इंसान जो है ये इस तरह का दिखता है तो ये इस तरह के किरदार में ज्यादा सूटेड होगा। जी। तो उस वजह से वो अलग बात है। फिर ऐसे टाइम में ना सुधीर मिश्रा जैसे डायरेक्टर आ जाते हैं जो एक कश्मीरी एक्टर को एक राजस्थानी कैरेक्टर बना देते हैं अफवाह जैसी फिल्म में। मतलब आई वाज सो सरप्राइज, मैं कहूँगा कि जब उन्होंने अफवाह जैसी फिल्म में मुझे कास्ट किया, और मैं आज जब अपने आप को देखता हूँ उस फिल्म में वो मूछें हैं मेरी लंबी और मैं राजस्थानी डायलेक्ट बोल रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ यार ये मेरा तो ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया एज अभिनेता के तौर पर, बट ये क्रेडिट जो है ये मिस्टर सुधीर मिश्रा को जाना चाहिए कि वो उनके पास वो एक जिगर था कि नहीं ये मेरे को इस पे ट्रस्ट है एज एन एक्टर, और मैं इसी को बनाऊंगा ये कैरेक्टर। और वो जिगर मैं आज की तारीख में इस शो में मैं देखता हूँ, जो हमारा जो चैनल है एट द एंड ऑफ द डे, मनीष जी जो उसको हेड करते हैं, और कौन बना रहा है आज की तारीख में एआई पर? कोई नहीं बना रहा। कोई नहीं। कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। ये एक पायनियरिंग शो है। ज्यादातर लोग घबरा जाएंगे इस तरह का शो बनाने के लिए। वो सोचेंगे अरे यार अब कोई आप इमोशंस वाली कहानी बनाओ ना, जो सिर्फ लोग हंसें रोएं, बस उसी तरह का कुछ करें। वो इम्पोर्टेंट है, वो एक थ्रेड होता है, इमोशंस थ्रेड होते हैं, लेकिन आपका कंटेंट जो है, हम कई बार एज क्रिएटर्स हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि लोग जो हैं वो जब टीवी देखते हैं वो अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करना चाहते। क्यों? आप दीजिए ना उनको कुछ सोचने के लिए, मजबूर कीजिए, उनको बहुत मजा आएगा उस चीज को देखने में, और मजा आता है बिल्कुल ऑडियंस। नहीं तो आप सोचिए ओपनहाइमर जैसी कोई फिल्म जो एक कंप्लीट एक एटम बॉम्ब कैसे बनाया गया था, वो फिल्म आती है, और दूसरी तरफ एक बहुत ही हंसी और खुशी वाली एक बारबी फिल्म आती है। दोनों अंग्रेजी फिल्म, दोनों हॉलीवुड फिल्म। आप इंडिया का बिजनेस देख लीजिए, ओपनहाइमर का बारबी से बहुत ज्यादा है। तो अब आप सोचेंगे कुछ नया देखने की चाह। बिल्कुल, आप बनाएं, अच्छी चीज बनाएंगे तो लोग देखते हैं, लेकिन
हम एज आर्टिस्ट वो बनाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कोई होना तो चाहिए खड़ा होने वाला। रिस्क एक तरह से मार्केट में मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्क लोग नहीं लेना चाहते हैं। हाउ डू यू सी वेब, टीवी एंड बॉलीवुड? पहले एक बॉलीवुड होता था, एक टीवी होता था, जो आप बोलते थे टाइप कास्ट, लोग बोलते थे टीवी स्टार है, सुनने में आता है। बहुत लोग ने तो ये भी कहा कि भाई मुझे टीवी स्टार ना बोलो क्योंकि वो इम्पैक्ट होता है करियर पे और और उसके बीच में एक वेब आया है जो बहुत बड़ा सोर्स बना है, सिर्फ एक्टिंग और शोज़ के लिए नहीं बल्कि जॉब्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बना है। अगर एक शो बनता है तो उसके पीछे 1000 लोग लगते हैं, बिहाइंड द सीन बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो इस ग्रोथ को आप किससे एज एन एक्टर किस तरह से देखते हैं? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं एक्टर्स के लिए, तो वो सबसे एक्टिंग के जो स्किल्स बहुत बड़ी डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पूरे इंडस्ट्री के लिए। सिर्फ आई मीन एक्टर्स के लिए तो है ही कि आपको अलग अलग मीडियम्स में जी और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में काम करने का मौका मिल सकता है, पोटेंशियल है। तो वो जैसे एक वक्त था जब टीवी नहीं था, सिर्फ फिल्म्स थे, तो बहुत सारे एक्टर्स जो फिल्में नहीं काम कर सकते थे वो तो बस ढूंढते ही रहते थे काम। फिर टीवी आया तो टीवी ने बहुत ज़्यादा मौका दिया। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जो शायद फिल्म्स नहीं कर पा रहे थे वो एटलीस्ट कैमरा फेस कर पाते, किरदार कर पाते। और आज की तारीख में जैसे आप कह रहे हैं, जैसे OTT भी आ गया जो एक थोड़ा सा एक ब्रिज कर रहा है उस गैप को, जहाँ पर जो लोग सच में कुछ एक जिन्हें अब तक कुछ अलग करने के लिए वो वेट कर रहे थे, भाई अलग कैसे करें, तो OTT ने वो थोड़ा सा एक ऑप्शन दिया कि भाई ये लो, इस जगह पर हम आपको कॉन्स्टेंटली रोकेंगे नहीं कई चीज़ें करने से कि नहीं हमें, क्योंकि हमें डर है कि शायद ऑडियंस को ये पसंद ना आया या जो भी वजह हो सकती है। तो OTT वो लेकर आया कि जहाँ पर लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने लगे। अरे यार ये भी चीज़ कर सकते हैं जो हम ना टीवी में कर पा रहे थे, और फिल्मों में हमें डर लग रहा था कि क्योंकि फिल्मों में बजट्स भी शायद बहुत ज़्यादा होते होंगे, तो वो इतना पैसा डूबने का भी डर लोगों को होता है। तो यार OTT में कर, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटर्स को भी मिल गए, एक्टर्स को भी मिल गए। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि ये तीसरा एक मीडियम आ गया है। बहरहाल एज एन एक्टर भी थोड़ा फ़र्क तो आ जाता है, आप उसमें कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे जब आप टीवी कर रहे होते हैं और बनिस्बत उसकी जब आप वेब करते हैं या फिल्म करते हैं, आप प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बट उस प्रोसेस की चेंज होने की वजह मेनली टाइम होता है कि टीवी चूँकि आप हफ्ते में 6 दिन 22 मिनट का एपिसोड बना रहे हैं, तो उसमें आपके पास एज क्रिएटर्स आपके पास वक्त की थोड़ी कमी होती है जी। तो आपको जैसे मुझे आज स्क्रिप्ट मिल जाती है और मुझे अब उस पर इमीडिएटली उसको किरदार को आगे बढ़ाना है, उस सीन पर काम करना है ताकि वो अच्छा बने। वेब में या फिल्म्स में हो सकता है कि मुझे वो स्क्रिप्ट थोड़ी देर पहले मिल जाए, तो मुझे उस पर थोड़ा काम करने का और ज़्यादा वो कहता है ना टाइम मिलता है। कुकिंग में कहता है ना कि स्लो कुकिंग जो होती है, तो उससे थोड़ा सा और जायका आ जाता है। अब टीवी में फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अब वक्त कम है लेकिन फिर भी जायका लाना है तो तड़का लगाना पड़ता है। थोड़ा सा वो एक चैलेंज होता है दोनों के बीच। चलिए सुमित, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, प्लेजर। थैंक यू।